कोरोना महामारी से संपूर्ण विश्व प्रभावित है। परिणाम स्वरूप आज संपूर्ण भारतवर्ष में कोरोना वायरस के कारण लगभग 2 माह से लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। सारी गतिविधियां पूर्णतः ठप है। इस विषम परिस्थिति में बिहार सरकार के निर्देशानुसार हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय ने यह आदेश निर्गत किया कि सभी शिक्षक ऑनलाइन 2020 वर्षीय परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए छात्रों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध करावें। इसी क्रम में विगत 1 माह से अधिक व्यतीत हो चुके हैं। हम सारे लोग 2020 वर्षीय परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए शास्त्री द्वितीय खंड, शास्त्री प्रथम खंड, उपशास्त्री का जो द्वितीय पत्र है, अनिवार्य पत्र राष्ट्रभाषा हिंदी, उसकी तैयारी हम छात्रों को विगत 1 माह से करा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण बहुत सारी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। कभी बिजली की कमी, कभी इंटरनेट की कमी, फिर भी हम लोग निरंतर प्रयास कर करके माननीय कुलपति के आदेशों का पालन करते हुए निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाए। आज मैं उपशास्त्री के बच्चों के लिए व्हाट्सएप पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी भेजे हैं, लेकिन आज अभी मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रमानुसार अनिवार्य द्वितीय पत्र राष्ट्रभाषा हिंदी में जो पुस्तक सम्मिलित है, उसी को आज हम छात्रों को पुनः उस विषय में बताना चाहता हूं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है निर्मला। तो आज मैं पुनः, वैसे तो मैं कक्षा में सभी छात्र छात्राओं को विस्तार से निर्मला उपन्यास को पढ़ाया भी हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर भी लिखवाया हूँ, लेकिन पुनः आज उनको परीक्षापयोगी दृष्टिकोण अपनाते हुए उनको स्मरण करा रहा हूँ। मुंशी प्रेमचंद और उनका उपन्यास निर्मला। तो सर्वप्रथम मुंशी प्रेमचंद के प्रारंभिक जीवन के संदर्भ में हमें कुछ प्रमुख जानकारियां प्राप्त कर लेनी चाहिए। उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से आग्रह है कि वो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुने, जो आपको परीक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।
उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला के अंतर्गत लम्ही नामक ग्राम में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तत्कालीन व्यवस्था के अनुरूप मदरसा में प्रारंभ हुई। बचपन से ही मुंशी प्रेमचंद मेधावी रहे। बचपन का नाम उनका नवाब राय था। बचपन से ही मेधावी थे और ग्रामीण परिवेश में रहकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने पूरी की। कुछ समय के अंतराल के बाद जब उन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास कर ली तो आसपास के क्षेत्रों में ही उन्होंने नौकरी प्रारंभ कर दी, लेकिन नौकरी में बहुत दिनों तक उनकी रुचि नहीं रही। मुंशी प्रेमचंद जब 20-22 वर्ष के हुए तो राष्ट्र के यथार्थ स्थिति के बारे में उन्होंने चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। उस समय हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। हमारा देश परतंत्र था। हम सभी देशवासी गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए। लेखन क्षेत्र पर भी अंग्रेजों की बड़ी पैनी नजर रहती थी। फिर भी मुंशी प्रेमचंद निरंतर अपने लेखन कार्य को करते रहे। बहुत सारी उन्होंने कहानियां लिखी, बहुत सारे उन्होंने उपन्यास लिखे। निर्मला, सेवा सदन, गबन, गोदान इत्यादि बहुत सारे उन्होंने उपन्यास लिखे। बहुत सारी कहानियां उन्होंने लिखी और तत्कालीन पाश्चात्य साहित्यकारों की तुलना, जैसे टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की आदि जो पाश्चात्य साहित्यकार थे, मुंशी प्रेमचंद की तुलना उन पाश्चात्य साहित्यकारों से की जाने लगी। धीरे धीरे मुंशी प्रेमचंद पूर्व से कहानी और उपन्यास की जो परंपरा भारतीय हिंदी साहित्य में चली आ रही थी, उन परंपराओं को उन्होंने तोड़ दिया और एक नई परंपरा की शुरुआत मुंशी प्रेमचंद जी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में प्रारंभ करते हैं। और उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, बहुत सारी कहानियां लिखी। सारी कहानियां जीवन के यथार्थ का चित्रण करती हैं। सारे उपन्यास मानवीय मूल्यों को दृष्टि में रखते हुए तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुंशी प्रेमचंद ने देश के सामने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए तत्कालीन परिस्थितियों का कहानी और उपन्यास के माध्यम से यथार्थ चित्रण करने की एक नई परंपरा की शुरुआत। उसी कड़ी में निर्मला उपन्यास की रचना उन्होंने 1927 ईस्वी के आसपास
की। उस समय भी हमारा देश गुलाम था। मुंशी प्रेमचंद निर्मला उपन्यास के माध्यम से दहेज जैसी कुप्रथा और उससे उत्पन्न होने वाली अनमेल विवाह की करुणा भरी कहानी का उल्लेख किया। बाबू उदय भानु लाल की पुत्री निर्मला, जो अब विवाह करने के योग्य हो चुकी है, मां कल्याणी और पिता दोनों मिलकर उसकी विवाह की तैयारी शुरू कर देते हैं। निर्मला की शादी भी तय हो जाती है। डॉक्टर भुवन मोहन सिन्हा के साथ उसकी शादी भी तय हो जाती है। लेकिन इसी बीच में शादी की तैयारी को लेकर बाबू उदय भानुलाल, जो पेशे से एक प्रसिद्ध वकील थे, और उनकी पत्नी कल्याणी के बीच कुछ वाद विवाद हो जाता है। वाद विवाद इतना अधिक बढ़ जाता है कि अचानक एक दिन मध्य रात्रि में बाबू उदय भानुलाल जी घर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, यह सोचकर कि कुछ दिनों तक यदि मैं घर से बाहर रहूंगा तो हमारी पत्नी का आक्रोश, गुस्सा शांत हो जाए। यही सोचकर बाबू उदय भानुलाल घर से बाहर निकल जाते हैं। कुछ दूरी पर जाने के बाद अचानक उनके सामने एक अपराधी सामने दिखाई पड़ता है। वह अपराधी वही था जिसको वकील उदय भानुलाल ने चोरी के केस में सजा दिलवाई, और वह सजा काटकर आज ही जेल से घर वापस लौटा था। जैसे ही उस व्यक्ति की दृष्टि, उस व्यक्ति का नजर बाबू उदय भानुलाल पर पड़ता है, वह गुस्से में लाल हो जाता है और उन पर प्रहार कर देता है। और प्रहार करने के बाद बाबू उदय भानुलाल अचेत होकर वहीं गिर जाते हैं। सुबह में यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है और बाबू उदय भानुलाल के घर में मातम छा जाता है। माता कल्याणी, दोनों बेटियां निर्मला और कृष्णा विलाप करती हैं। इसी क्रम में कुछ दिनों के बाद कल्याणी के पास सूचना पहुंचती है कि कल्याणी की शादी जो डॉक्टर भुवन मोहन सिन्हा के साथ तय की गई थी, वो शादी करने से मना कर दिया। यह समाचार सुनकर माता कल्याणी के ऊपर जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। माता विवश है, आमदनी का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। पिता की कमीनी पर ही, पिता की आमदनी पर ही पूरे परिवार की व्यवस्था संचालित होती थी। अब आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं रहा। बच्ची बड़ी हो चुकी थी। समाज के ताने भी माता कल्याणी को सुनने को मिल रहे थे। अंत में माता विवश होकर